गुड मॉर्निंग। यूट्यूब के डिजिटल वेब में आप सभी का स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज कॉस्मोलॉजी तथा यूनिवर्स से संबंधित अभ्यास प्रश्न की दूसरे पार्ट की चर्चा करूंगा। पिछले पार्ट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस देखे थे, है ना, बात किए थे। अब उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो जुड़े रहिए और लगातार आप अपने तैयारी को जारी रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या आ रहा है देख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे 51 नंबर, फोबोस व डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के हैं, तो मंगल के बारे में बात किया जाता है, मंगल का है। ठीक है, फोबोस और डीमोस मंगल के उपग्रह हैं। और यहीं पे मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि जो डीमोस है, ये जो डीमोस है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो छोटा उपग्रह है। तो डीमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो कभी सवाल आपसे ऐसा पूछ दिया जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो डीमोस है, और वह किस ग्रह का उपग्रह है, तो मंगल है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट 52 नंबर का सवाल है, भारत का मंगल मिशन 2 को प्रक्षेपित करने का वर्ष क्या है। ठीक है, भारत का मंगल मिशन 2, मंगल मिशन पे मूवी भी बना था, आप लोग जानते होंगे। तो मंगल मिशन 2 को प्रक्षेपित करने का वर्ष कब तय किया गया है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, 2021, 2022, 2025 और चौथा ऑप्शन है आपका निम्न में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा, सही आंसर होगा वर्ष 2022। 2022 में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मंगल मिशन 2 को प्रक्षेपित किया जाएगा, इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 53। पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है, यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, पूरा का पूरा ऐसे समझिए, यदि पूरा है तो पूरा का पूरा मतलब 100 हो, ये 90 डिग्री। सीधा का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, सीधा का मतलब 90 डिग्री। तो आपको पता है कि पृथ्वी का एक्सिस सीधा नहीं है, ये झुकी हुई है। तो झुकी हुई की जहाँ तक बात करें, तो कोई भी चीज़ झुका हुआ होता है तो 2 एंगल बनाता है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो देखिए ये जो ऑर्बिटल प्लेन है, यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है, यहाँ से ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। और इसका जो ध्रुव है, ये जो है परपेंडिकुलर है, वहां से कितना बन रहा है, तो ये वाला आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो यहीं पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे यदि सवाल पूछा जाए कि ऑर्बिटल प्लेन से कितना बन रहा है, मतलब कोई बेस तो रहेगा ना, हम लोग जमीन पे खड़े तो वो मेरा बेस है, और झुके हुए हैं तो कितना झुके हुए, तो जमीन से कितना झुके हुए हैं, धरातल से कितना झुके हुए। तो उसी प्रकार से बोला जाता है कि ऑर्बिटल प्लेन से इसका जो एक्सिस है कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 66.5 डिग्री का है। लेकिन सीधा खड़ा होने का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री है। तो यहां से जो ऑर्बिटल प्लेन है वहां पे जो लंब डाला गया है, वहां से कितना डिग्री झुका हुआ है, तो ये 23.5 डिग्री। तो साधारण तौर पर जो ऑर्बिटल प्लेन है, कक्षा तल है, वहां पर जो लंब डाला गया है, ये वाला, यहाँ की बात की जाती है। और यही आपसे सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यहाँ पे आपका 2 सवाल बनता है, तो जिसको हम बताने का प्रयास किए हैं, मेरे द्वारा बताया गया है कि आपसे यदि पूछ दिया जाए कि ऑर्बिटल प्लेन से कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 66.5 डिग्री का। ऑर्बिटल प्लेन पर जो लंब डाला गया है, परपेंडिकुलर है, वहां से कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 23.5 डिग्री। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि इसी के कारण क्या है, आपका मन में कभी कभी आया होगा कि चलिए 0 डिग्री तो इक्वेटर है मेरा,
लेकिन 23.5 ही क्यों लिया गया है? कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ है, तो 23.5 ही क्यों लिया गया है? उसके बाद दूसरा 66.5 ही क्यों लिया गया है? तो 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है, तो 90 में 23.5 घटाइए, बाकी कितना बड़ा सा बचा? 66.5 डिग्री। तो एक एंगल जो लिया गया है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, इसके अलावे जो आर्कटिक रेखा उत्तर में है वो आपका 66.5 डिग्री लिया गया है। फिर नीचे में अंटार्कटिक रेखा जो है वो आपका 66.5 डिग्री लिया हुआ है। तो यहाँ से आप देखिएगा, ये आपके जहन में कभी ना कभी आना चाहिए कि कैसा, क्यों ऐसा लिया गया है। 23.5 ही कर्क रेखा को क्यों माना गया है, 23.5 ही मकर रेखा को क्यों माना गया है, आर्कटिक को 66.5 ही क्यों माना गया? और भी तो लिया जा सकता था, लेकिन यही क्यों लिया गया है? तो ये सारा क्या है? कैलकुलेशन है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट तो आप जुड़े रहिए, एक्स्ट्रा ही बता के जाएंगे, है ना। जो सवाल आएगा उससे ज़्यादा आपको बताया जाएगा, ताकि आप और कोई सवाल घुमाने का प्रयास हो तो आप उसको कर सकें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ कूट दिया गया है, यहाँ से सही उत्तर चुनना है। तो पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तो कौन सा सही है वो देखिएगा। ठीक है, कौन सा सही है वो आपको देखना है। तो पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसके अलावे 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, विषुवत रेखा की आधी होती है। नेक्स्ट तीसरा है पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है। अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, इसमें आपको ध्यान देना है। पहला क्या है? पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, सही बात है। इसका जो एक्सिस है उसका उत्तरी सिरा है, उसे क्या कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। इसके अलावे नेक्स्ट है आपका 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, गलत है। पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है, देखिए पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। तीसरा भी सही है। नेक्स्ट है चौथा, अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। देखिए अपसौर क्या था? अपहेलियन आप लोग को बताए थे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है ना, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पृथ्वी और सूर्य के बीच है, उसे अपसौर कहते हैं, अपहेलियन कहा जाता है। कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, 4 जुलाई को होता है। अपहेलियन की स्थिति में कितना हो जाता है? तो 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है, 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। तो इसके कारण क्या है कि परिभ्रमण गति तीव्र होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, परिभ्रमण गति तीव्र नहीं होती है। तो यहाँ पे आंसर की जहाँ तक बात करें, सही आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ए तथा या 1 तथा 3। तो याद रखिएगा, ये है आपका सवाल। तो आप सवाल से भी पढ़ सकते हैं ना, सवाल से भी अपने अध्ययन को क्या कर सकते हैं? मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावे आप रिवीजन कर सकते हैं कम समय में। इसके अलावे देखिए 55 नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है परिक्रमण, रिवोल्यूशन का बात पूछा जा रहा है। मतलब पूछ रहा है कि दिन रात किस कारण से होता है, दिन रात किस कारण से होता है? तो परिक्रमण है, परिक्रमण का मतलब हुआ सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, सन के चारों ओर जो घूम रहे हैं उसे परिक्रमण कहते हैं। इसके अलावा घूर्णन है, अपने एक्सिस पे लट्टू के जैसा जो घूम रही है तो उसको परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण। और चौथा है चंद्रमा के परिक्रमण के कारण। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर बी होगा, घूर्णन होगा, रोटेशन के कारण। इसी को डेली मोशन भी कहा जाता है, रोटेशन। द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो
जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब घूमती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसे ही रोटेशन कहते हैं, इसे ही डेली मोशन कहते हैं। और डेली मोशन के कारण, दैनिक गति के कारण दिन रात होती है। तो दिन और रात किसके कारण? तो डेली मोशन के कारण होती है। चलिए, अब ये किस प्रकार से कि मान ले लाइट आएगा तो गोलाकार है तो आधा भाग ही प्रकाशित होगा। जहाँ पे प्रकाश आ रहा है उसे दिन कहते हैं और जहाँ पे प्रकाश नहीं आ रहा है उसे रात कहते हैं। तो ये है आपका डेली मोशन के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। देखिए ये बहुत आसान सा सवाल है। यदि आप ठीक ठाक पढ़े होंगे, आपकी समझ थोड़ा सा ठीक ठाक होगी तो आप इसको कर पाएंगे। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, इसको इक्विनॉक्स का स्थिति कहा जाता है। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स याद रखिएगा। हिंदी में इसको विषुव कहते हैं। विषुव, विषुव ये दो शब्द से बना है। इक्वी का मतलब बराबर होता है और नॉक्स का मतलब नाइट होता है। ठीक है, दो शब्द से बना है। इक्वी का मतलब बराबर, इक्वल, और नॉक्स का मतलब नाइट होता है। तो इक्विनॉक्स याद रखिएगा कब होता है? तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो याद रखिएगा ये पीरियड है जब सूर्य कहाँ पे? विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है। जब विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है तो दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जा रहा है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ पे? तो विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे, विषुव याद रखिएगा, विषुवत रेखा पे। तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। 56 का बी, 56 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चले। नेक्स्ट मौसम, यहाँ पूछा जा रहा है मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता के कारण होता है? तो अभी आपको बताया कि दैनिक गति के कारण दिन रात होता है और परिभ्रमण गति के कारण चलिए, तो 57 नंबर का जो सवाल था, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता के कारण होता है? तो मौसम में परिवर्तन दो कारणों से होता है। एक तो होता है पृथ्वी का जो झुकाव है 23.5 डिग्री, पृथ्वी का जो झुकाव है 23.5 डिग्री उसके कारण होता है। और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है उसके कारण है। तो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों का, परिक्रमण और घूर्णन दोनों का परिणाम है। तो इसके यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी है, ऊपर बताए गए ए व बी का सम्मिलित प्रभाव। तो यहाँ पे आंसर सी होगा, ऊपर बताए गए ए तथा बी का सम्मिलित प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर का। 58 नंबर का जो सवाल है ये क्या कह रहा है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। पूछा जा रहा है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? सबसे ज़्यादा संभावना किस बात की होगी? तो ऑप्शन है आपका, पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी और पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। ये उड़ने वाला, गिरने वाला, भस्म हो जाने वाला, ये सब सवाल है। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सही आंसर होगा सी नंबर, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ठीक है, हमारे वर्ष की अवधि जो है वो कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर का सवाल। 59 नंबर का सवाल क्या है? देखिए कभी कभी आप लोग को लगता भी होगा ना कि ये जो सर हैं ये इतना लंबा खींच के सवाल को कर देते हैं और आंसर देने में। तो देखिए जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा आप आंसर नहीं दे सकते हैं। ये तो एक झलक है। ठीक है, ये तो अभी झलक है। आगे आगे देखिए कि एग्जाम में कैसा सवाल रहता है और एक बार पढ़ लेने के बाद आप और सब जो सवाल है उसको भी बनाने का प्रयास करिए। आशा करते हैं कि आप समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है, आसपास में आपके क्या चल रहा है और आपको क्या मिल रहा है।
ये तो क्या करने की ज़रूरत है, ये तो एक बार टेस्ट करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है। अब देखिए डेजर्ट से सवाल पूछा जा रहा है कि कहाँ पे डेजर्ट होने की संभावना अधिक है। तो आपको पता होगा कि जो व्यापारिक पवन का क्षेत्र है या महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही अधिकांशतः मरुस्थल पाए जाते हैं। इसका कई कारण है, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जहाँ जहाँ पे मरुस्थल है वहाँ वहाँ पे ठंडी जलधारा पाई जाती है, जैसे कैनरी करेंट है, फिर हम्बोल्ट करेंट है। तो व्यापारिक पवन के प्रभाव में आने के कारण ये जो है जितने भी महाद्वीप हैं उसके पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके अलावा और कई कारण है, सिर्फ यही कई सारा कारण है, सिर्फ यही नहीं है। पहला तो हो गया कि ये विषुवत रेखा के क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा जो है आपका आ जाता है कि यहाँ पे हवाएं क्या हो रही है, तो बैठ रही है। ये कैसा क्षेत्र होता है, तो यह उच्च दाब का केंद्र होता है, उच्च दाब का क्षेत्र होता है। उच्च दाब जहाँ पे है यानी हवाएं भारी है तो नीचे की ओर सिंक करती है, तो बारिश होने के लिए क्या होना चाहिए, अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नीचे की ओर एंटी साइक्लोनिक दशाएं होती है। फिर पश्चिमी भाग में ही जो ठंडी जलधाराएं पाई जाती है। तो इसके कारण क्या है, जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। सभी कॉन्टिनेंट में ऐसा देखा जाता है, सभी महाद्वीपों में ऐसा देखा जाता है। खैर हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 0 अंश अक्षांश के पास यानी इक्वेटर के पास बोला जा रहा है, 23.5 डिग्री के आसपास, 50 के पास और 70 के पास। देखिए यहाँ पे यदि बात करते हैं तो 0 से 30 डिग्री आपका क्या है, लो लैटिट्यूड का, लो लैटिट्यूड निम्न अक्षांश का क्षेत्र, इसी के बीच क्या है व्यापारिक पवन पाई जाती है। तो 0 से 30 डिग्री के बीच में ही आपको मिलेगा। तो 0 से 30 डिग्री कौन आ रहा है, 23.5 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23.5 डिग्री, तो यानी 59 का बी होगा। 59 का क्या हो जाएगा, बी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 60 का कथन और कारण वाला सवाल है। कथन और कारण वाला देखिए क्या कथन है, देख लीजिए। कथन बोला जा रहा है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में ही छोड़े जाते हैं। पृथ्वी से हमेशा क्या होता है कि पूर्व दिशा में ही छोड़ा जाता है। दूसरा, पृथ्वी से पूरब की ओर पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए पूरब को निकास वेग मिल जाता है। तो कारण है और कथन है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी है। आर सही है, कृत्रिम हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। इसके अलावे इसका कथन यह है, कारण इसका नहीं है, तो याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर तो लगाती है, इसीलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। ये बात सही है, ये बात सही है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 60 का आंसर होगा आपका डी, 60 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 61, मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडी विच ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो ये क्या है, एस्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड्स ग्रह के अलावे छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो बृहस्पति और मंगल की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये हम आपको बताए भी थे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये क्षुद्र ग्रह है, ये है आपका एस्टेरॉइड्स बेल। ये कहाँ पे मिल रहे हैं, तो जुपिटर, मार्स और जुपिटर के मध्य में है। ठीक है, मार्स और जुपिटर के मध्य में पाए जाते हैं। ये चट्टानों के टुकड़े हैं। क्या हैं, तो चट्टानों के टुकड़े हैं। इसे क्या कहा जाता है, एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट ये एस्टेरॉइड्स,
नेक्स्ट है आपका 62, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन पे विचार करना है, क्या विचार करना है भाई, विचार कीजिए। देखिए पहला विचार क्या होगा, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं। चलिए ठीक है भाई। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। तीसरा है क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि कक्षा के बीच में पाई जाती है, तो गलत ही है। अब नेक्स्ट क्या ये बोल रहा है कि इन कथनों में से सही कौन सा है। अब सही आप बताइएगा कि कौन सा है। इसमें जो है आप लोग पढ़े हैं 62 नंबर का और आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आप बताइएगा कि कौन सा सही है। इसमें से सही कौन सा है, तो 1 और 2 सही है, 3 तो एकदम नकार दीजिएगा कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। भाई मार्स और जुपिटर के बीच में तो बृहस्पति तो रहेगा, जुपिटर तो रहेगा, लेकिन मंगल रहेगा, शनि तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। अब क्षुद्र ग्रह जो है चट्टान के मलबे हैं, चलिए ये भी ठीक है। अधिकांश छोटे होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, तो ये आपका सही है। 1 और 2 सही है। कौन सा आंसर आ रहा है, सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट है 63, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी आपको बताए। नेक्स्ट हम लोग चले, नेक्स्ट 64, एक दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। सही है, आपको सही बताना है 64 का आंसर। 64 का आंसर यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में, मंगल के विषय में। देखिए यहाँ पे जहाँ तक झुकाव का बात करता है 23.5 डिग्री पृथ्वी का है, 23.5 डिग्री पृथ्वी का है और 25 डिग्री किसका है, 25 डिग्री मंगल का है। तो एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव के समतुल्य है। मंगल के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पे मंगल सही हो जाएगा। मंगल अपने एक्सिस पे 25 डिग्री, सॉरी मंगल अपने एक्सिस पे 25 डिग्री झुका हुआ है, जबकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये है आपका, नेक्स्ट है आपका 65 का, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। कारण कथन का देखिएगा, और मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। यानी पूछ रहा है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का आंसर होगा डी। 65 का आंसर डी हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। इसको देखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है। कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है, तो वायुमंडलीय संघटन, तापीय अवस्थाएं, ओजोन की उपस्थिति और बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल। देखिए जल है तो जीवन है, याद रखिएगा, इस पे मार देना है आपको सी नंबर। सी नंबर सही होगा। जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है जल है तो जीवन है, और जहाँ पे जल है वहाँ पे जीवन संभव है, और पहले पृथ्वी पर जल में ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऐसा आप मानते हैं। पुराणों में भी लिखा हुआ है और वैज्ञानिक तरीकों से भी सिद्ध हो चुका है। तो आगे हम लोग चलें, आगे चलते हैं। 67 नंबर में है, पृथ्वी के अलावा किस अन्य ग्रह में जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। इसमें कोई देखना है, मंगल या मंगल लगा देना है। ठीक है, यदि आ रहा है तो जीएस बहुत आसान है, नहीं आ रहा है तो सबसे कठिन होता है। बोला भैया सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। ए नंबर खत्म, 68 का ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 69 का, सबसे भारी ग्रह कौन सा है। सबसे भारी ग्रह, सबसे भारी ग्रह, यहाँ पे देखिए 69 नंबर आपको फंसाएगा। भारी ग्रह कौन सा है, सबसे भारी ग्रह, देखिए सबसे बड़ा है और सबसे भारी बोला जाता है, तो यहाँ पे आंसर बृहस्पति का है, याद रखिएगा। बृहस्पति, भारी का मतलब बड़ा यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट है आपका 70, सूर्य के निकट या गिर्द लिखा जा रहा है। एक परिक्रमा के लिए
निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, यानी सबसे सुस्त कौन सा है। 70 नंबर सबसे सुस्त कौन सा है, बृहस्पति सबसे सुस्त है, याद रखिएगा। ठीक है, बृहस्पति सबसे सुस्त है, मतलब ज्यादा समय लेता है, जो ज्यादा काम करने में ज्यादा समय लेता है उसको सुस्त भी बोलते हैं, तो बृहस्पति आपका सुस्त है। इसके अलावे चलते हैं, बृहस्पति का वलय बना हुआ है, बृहस्पति का जो वलय है वो बना हुआ है, क्या चीज से बना हुआ है, बृहस्पति का वलय 71 का सिलिकेट का बना हुआ है। ठीक है, द रिंग ऑफ जुपिटर इज मेड अप फ्रॉम सिलिकेट, तो सिलिकेट से बना हुआ है। 71 नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है, शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 29.5 ईयर्स, याद रखिएगा 29.5 ईयर्स। नेक्स्ट 73, किस ग्रह के चारों ओर वलय है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो 3 कंसेंट्रिक रिंग्स फाउंड ऑन सैटर्न, सैटर्न इज सराउंडेड बाई 3 कंसेंट्रिक रिंग्स, याद रखिएगा। शनि 3 सेकेंद्रीय वलयों से घिरा हुआ, इस प्रकार से जब आप देखिएगा तो ऐसा आपको रिंग मिलेगा, ऐसा रिंग आपको मिलेगा शनि में, तो याद रखिएगा शनि में ऐसा रिंग पाया जाता है, तो स्पष्ट रूप से वलय दिखता है। तो किस ग्रह में, तो शनि में। नेक्स्ट आपका है 74, शनि ग्रह प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, जुपिटर से गर्म है, तो 74 का आंसर हो जाएगा नेपच्यून से गर्म है, नेपच्यून से गर्म है। क्या है, तो नेपच्यून से गर्म है, ये याद रखिएगा, 74 का सी होगा। नेक्स्ट है 75, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, कितना साल लेता है, तो 75 का आंसर होगा ए, 84 ईयर्स, 75 का ए 84 ईयर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76, 5 नवंबर 2013 को मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कर भारत मार्शियल इलीट क्लब में शामिल हो गया, मार्शियन इलीट क्लब में शामिल हो गया। इस क्लब में निम्न में से कौन सा देश समूह शामिल नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें होता है ना कि आगे भी आपको पता चलेगा, तो जैसे दूसरा जो मंगल मिशन का बात करते हैं, इसरो के द्वारा 2022 ईस्वी में छोड़ा गया, तो आप वहाँ पे भी बोल सकते हैं सर पहला नहीं बताया, तो हमको पता था कि आगे हम इसकी चर्चा कर लेंगे, इसीलिए वहाँ पे डिस्कस नहीं किए थे। तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कर भारत मार्शियल इलीट क्लब में शामिल हो गया, और इस क्लब में निम्नलिखित से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो देश शामिल नहीं है उसकी बात की जा रही है। 76 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए रूस तो शामिल है, रूस शामिल है, यूरोपीय संघ शामिल है, और यहाँ पे निम्नलिखित से कोई भी देश इलीट क्लब में शामिल नहीं है, ऐसा करके बोला जा रहा है। तो यहाँ पे डी तो सही नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी देश इलीट क्लब में शामिल नहीं है। यहाँ पे रूस भी शामिल है, यूरोपीय संघ भी शामिल है, तो कौन सा शामिल नहीं है, तो 76 का हो जाएगा बी, जापान जो है इसमें शामिल नहीं है। तो मार्शियन इलीट क्लब में नेक्स्ट सवाल बन सकता है, ठीक है, कि कौन सा देश शामिल है और कौन सा देश शामिल नहीं है। तो जापान शामिल नहीं है, रूस और यूरोपीय संघ क्या है, शामिल है। और चौथा जो है आपका डी ऑप्शन, वो बोलिएगा क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि ये अपनी ही बात को काट रहा है। इसमें लिखा जा रहा है निम्न में से कोई भी देश इलीट क्लब में शामिल नहीं है, जबकि रूस और यूरोपीय संघ शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा, आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो बचा हुआ प्रश्न है वो दूसरे क्लास में करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी को, जुड़े रहिए और अपने एग्जाम को लगातार कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद, जोहार आप सभी को।